नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति में आजकल जो है इतिहास ने एंट्री ले ली है। हम भविष्य में जाने के बजाय हम इतिहास में हम की लगातार चर्चा हो रही है। दरअसल राम जी लाल सुमन ने एक बयान दिया था संसद में, जिसके बाद से लगातार विवाद गहराता जा रहा है। ये बयान उनका मुसलमानों और बाबर और राणा सांगा के संदर्भ में था। उनका कहना था, अगर मुसलमानों को बाबर से जोड़ करके देखा जाता है तो उन्होंने बोला कि हिंदुओं को राणा सांगा से जोड़कर क्यों नहीं देखा जाना चाहिए, खासकर वहां उपस्थित हिंदुओं के लिए वो इशारा कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि बाबर को तो राणा सांगा ने ही हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए इनवाइट किया था, तो इस हिसाब से राणा सांगा गद्दार थे। तो अगर बाबर की औलादे मुस्लिम हैं तो आप किसके साथ हैं? इसको लेकर के लगातार विवाद है, उनके खिलाफ बहुत बयान आए। कल करणी सेना के समर्थकों ने आगरा में जो उनका घर है उसमें काफी तोड़फोड़ की है, उसको लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। रामजी लाल सुमन से ये पूछा कि क्या वो अपना बयान वापस लेंगे, क्या वो माफ़ी माँगेंगे? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अपना बयान वापस नहीं लूँगा। मैं एक इतिहास में दर्ज तथ्य के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे साथ आज की बहस में हैं सुमित सर, शादाब जी, मैंग सर और संजय सर। शादाब जी, एक तो पहले इसको लेकर के, चूँकि आप इतिहास आपके विद्यार्थी रहे हैं आप, इसको लेके मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, मैं कोई जी, इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो अच्छा अच्छा संजय सर भी हैं, तो संजय सर के पास भी आएँगे। उसमें पढ़ रहा था कि इसको लेके बहुत स्पष्ट रूप से नहीं है, ज़्यादातर इतिहासकारों ने इसको अपोज़ ही किया है कि राणा सांगा ने कोई बाबर को इनवाइट नहीं किया था। कुछ लोगों ने, जैसे बाबरनामा का ज़िक्र है, शायद बाबरनामा में इस बात को कहा हुँ, गया है हुँ, कि हुँ। बाबर जी, को राणा सांगा ने इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा इस बात का फ़ायदा लेना चाहते थे, जो बाबर और इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई जी, थी। जी। आपने जो पढ़ा लिखा है उसमें क्या तथ्य निकल के आते हैं? देखिए हम लोग 2025 में जो 1526 की बात कर रहे हैं, जिस वक़्त ये जंग हुई हुँ। ज बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। देखिए हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पे तो तमाम जो इतिहासकार हैं उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। देखिए बाबर तो अभी जो मौजूदा उज़्बेकिस्तान है, फ़रगना, वहाँ का रहने वाला था और उसके पूर्वजों ने भी भारत पे अटैक किया था। जैसे तैमूर आए थे और बाकी लोग आए थे। तो देखिए जो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये बताती है, जो हमने पढ़ा है, वो ये बताती है कि बाबरनामा में ज़िक्र आया राणा सांगा का और बाबर ने लिखा कि राणा सांगा ने अपने 2 सिपह सालार को उन उनके पास भेजा कि आप भारत आइए और इब्राहिम लोधी को हराइए। और उन्होंने कहा कि जब आप अटैक करेंगे तो हम भी अटैक करेंगे। आप उधर से अटैक करेंगे, हम इधर से अटैक करेंगे तो हम इस लोग बात मिलके का ज़िक्र बाबरनामा में आप कह बाबरनामा, मैं आपको सकते। जी। पूरी बात आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। हुँ। तो तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराइए, हम भी अटैक करेंगे। तो बाबर ने वहाँ से अटैक किया, लेकिन राणा सांगा यहाँ से नहीं गए अटैक करने के लिए। हुँ। तो बाबर उस पे क्रोधित भी हुआ, ऐसा उसने बाबरनामा में लिखा है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जैसे जो बाबर दावा कर रहा है कि राणा सांगा ने उसको 2 दूत के माध्यम से भेजा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ़ बाबरनामा में ये बात लिखी गई है। अब ये कितनी सही है, कितनी गलत है, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, नंबर 1। लेकिन ये सही है कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे। राणा सांगा खुद नहीं हरा पा रहे थे, उनको उनको किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी, जो कि उसको हरा सके। देखिए, बाबर की क्या ख़ासियत थी कि वो तोप का यूज़ करता था, आर्टिलरी उसके पास थी, बारूद का इस्तेमाल करता था और इब्राहिम लोदी इसीलिए परास्त हुआ कि जब 1526 में जो जंग हुई, वो बाबर की सेना बहुत छोटी थी, इब्राहिम लोधी उससे 10 गुनी ज़्यादा सेना बड़ी लेकर आया, लेकिन बाबर ने उसको हरा दिया। लेकिन देखिए इसका एक एक दूसरा पहलू भी है कि 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोधी के शासन को ख़त्म कर दिया, तो राणा सांगा या बहुत से जो राजा थे उनको लगता था कि बाबर वापस लौट जाएगा, जैसे उसके पूर्वज लौटे थे। लेकिन बाबर के दिमाग में और था, उसने बाबरनामा में लिखा भी है कि जब वो भारत आया, उसने यहाँ की सुंदरता देखी, यहाँ का मौसम देखा और बहुत सारी चीज़ें उसको बड़ी आकर्षित लगी, जिसके बाद उसने रहने का फैसला किया। तो उसके बाद तमाम राजपूत राजा और तमाम जो जो लोधी वंश के जो लोग थे वो नाराज़ हुए। उनको लगा कि ये तो जाएगा, लेकिन बाबर गया नहीं यहाँ से, वो रुक गया। उसके बाद फिर 1527 में राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ जंग लड़ी। और देखिए ये कोई हिंदू-मुस्लिम की जंग नहीं थी। उसमें इब्राहिम लोदी के जो वंशज थे, वो राणा सांगा के साथ थे। मतलब राणा सांगा की जो सेना थी,
उसमें 50% से ज़्यादा मुस्लिम शामिल थे, जिसमें और जो मुग़ल और भी शासक थे, वो भी राणा सांगा के साथ लड़े 1527 की जंग में, जो इतिहास बताता है। लेकिन उस जंग में बाबर फिर जीता। बाबर चूँकि बाबर जो मैंने आपको बताया ना कि आर्टिलरी का यूज़ करता था, जो कि उस टाइम इंडिया में नई चीज़ थी, नया नया था। राणा सांगा उसमें घायल हुए, फिर वो उनको वापस लौटना पड़ा। देखिए, उनकी मौत के बारे में भी 2 बातें कही जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि चूँकि वो उस जंग में काफ़ी घायल हो गए थे, तो उनका कुछ समय इलाज चला और उसके बाद उनकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उनके अपने सरदारों ने उनको ज़हर दे दिया, उनके अपने लोगों ने, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन और उसके बाद बाबर जम गया और बाबर जो मुगल साम्राज्य जो है, आप कह सकते हैं उसकी शुरुआत जो है, वो भारत में बाबर की को पहले उसने इब्राहिम लोदी को हराया 1526 में और 1527 में उसने राणा सांगा को हराया और उसके बाद वो यहाँ पे रहने लगा। उसके बाद उसने लोधी वंश का पूरा खात्मा कर दिया। जैसे लोधी वंश के जो लोग थे, जो राणा सांगा की तरफ से लड़े थे या जो दूसरे मुस्लिम शासक लड़े थे, वो सब खत्म हो गए और सब बाबर के अधीन आ गए और उसके बाद उनके वंशजों ने शासन किया, जैसा कि सबको पता ही है कि कौन-कौन शासक रहा। देखिए, हम लोग 2025 में बैठ के उस मानसिकता की बात कर रहे हैं। देखिए, 1526 में जब शासन ये इन लोगों ने किया, उस टाइम अलग सोच थी, एक राजाओं का शासन था। इसमें कहीं से भी मैं बार-बार आपसे कहूँगा कि इसमें कहीं से भी हिंदू-मुसलमान का कोई एंगल ही नहीं है। क्योंकि उस टाइम यही होता था कि जो पावरफुल होता था, जिसके पास सेना होती थी, वो जीतता था और तमाम आप मुगलों देखिए, मुगलों का तो आप उठा के पढ़िए कि उनकी तो रिश्तेदारियाँ सारी राजस्थान में थी, सारी शादियाँ राजस्थान में हुई। कम से कम 15-20 शादियाँ जो मुगलों की थी, वो राजस्थान के अंदर हुई। किसने शादी नहीं किया? अकबर ने किया, जहांगीर ने किया, औरंगज़ेब की एक मुगल रानी थी। तो वो एक रणनीति के तहत था कि हम शादी करेंगे, यहाँ हमारा शासन चलेगा। अब सपोज़ किया कि अकबर ने राजकुमारी से शासन किया, राजपूत राजकुमारी से, तो उसका जो बेटा हुआ वो तो हाफ़ मुग़ल हुआ, क्योंकि वो राजपूत है। तो ये पूरी तरीके से जो है, ये एक रणनीति थी, एक शासन चलाने की मंशा थी और कोई ये जो शादियाँ भी हुई, वो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी हुई। वो जो राजपूत वहाँ के शासक थे, उन्होंने स्वेच्छा से शादियाँ की। अब किन परिस्थितियों में की होगी, ये तो मुझे नहीं पता, जो इतिहास में मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बताया। मैं जी। थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा। हम लोग शुरू से शादाब भाई पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते आए हैं। अगर आदमी का जो धर्म होता है वही बेटे का धर्म होता है। अगर आपकी शादी आप राजपूत थीं और शादी आपकी मुगलों में हो गई, मुसलमानों में हो गई, तो आपका जो बेटा होगा वो मुसलमान ही होगा। वो ऐसा नहीं कि आधा राजपूत और आधा वो होगा। ये आप कह सकते हैं कि वो दोनों धर्मों को मानता होगा। ये आप कह सकते हैं कि दोनों धर्मों के लोगों को इम्पोर्टेंस देता होगा। पर जो हायरार्की कहलाएगी उस खानदान की, वो मुगलियाई कहलाएगी। वो मुसलमानों से जुड़ी होगी। अमूमन ऐसा होता है। जब तक कि ऑफिशियली डिक्लेयर ना कर दें कि मैं इस धर्म को नहीं मानता हूँ, उस धर्म को मानूंगा। अमूमन ऐसा होता है। ये जो नहीं सर, देखिए, मैं उस पे शादी पे तो नहीं फ़ोकस करना चाहता। हम लोग चूँकि राणा सांगा पे बात कर रहे थे, तो राणा सांगा का ये ऐतिहासिक जो था कि 1526 और 1527 में क्या हुआ, वो मैंने आपको विस्तार से बताया। हालाँकि दुर्भाग्य ये है कि आज 2025 में उस पे इतनी राजनीति हो रही है। एक सांसद बयान देते हैं, फिर उनके घर तोड़-फोड़ होती है। अब उन सांसद को कहने की क्या मंशा थी, उन्होंने गद्दार क्यों कहा? देखिए, राणा सांगा गद्दार तो नहीं था, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि अगर अगर वो गद्दार होता, राणा सांगा, तो वो 1527 में वो जंग नहीं करते बाबर से। राणा सांगा क्यों जंग करते अगर उनको इतनी अधीनता स्वीकार करते? और ये भी फैक्ट है कि उस जंग में वो हारे, उनको चोट लगी, उसके बाद उनकी मौत हुई। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो बहादुर थे, तभी अगर उन्होंने बुलाया और बाबर वापस नहीं लौटा, अगर आप इसको भी मान लें, तो 1527 में वो लड़ने भी गए बाबर से। तो ये सब ऐतिहासिक फैक्ट है। तो अब चूँकि बाकी लोग भी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं तो इतिहास से निकल के वर्तमान में आ जाता हूँ। बिल्कुल। इन्होंने ज़िक्र कर ही दिया, शादाब ने, माइक मेरे हाथ में है, जी। तो सवाल का इंतज़ार किए बगैर नहीं, नहीं। रामजी लाल सुमन ने ऐसा क्यों किया? जो शादाब भाई ने टीज़र दिया, जिस दिन ये बात संसद में बोली उन्होंने पिछले हफ्ते, उस दिन तक औरंगज़ेब वाला मामला, कब्र वाला मामला ऑलमोस्ट डाई डाउन के लेवल पर आ गया था और ऐसा लगने लगा था कि चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। होली का मौसम भी था, ये सब चीज़ चल रही थी। पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पिछले हफ्ते सदन में उन्होंने शुक्रवार को या थर्सडे को ये बयान दिया है। आज हम थर्सडे को फिर बैठे हुए हैं, 1 हफ्ता हो गया। वीकेंड पे उनके इस बयान से अचानक ने सरगर्मियां पकड़ी कि रामजी लाल सुमन ने गद्दार बोल दिया राणा सांगा को। वीकेंड पे सबको सोए रहते हैं, गुमारी में रहते हैं। अचानक से लोगों ने इतिहास की किताबें निकाली पुरानी और पढ़ा राणा सांगा कौन थे। पता लगा राणा सांगा साहब तो बहादुर लोगों में गिनती होती है उनकी, और 80-80 घाव झेल कर भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके बाद भी एक आँख चली गई, एक हाथ चला गया, तब भी लड़ते रहे। ऑल दोज़ थिंग्स हम सब ने किताबें खंगाली पढ़ा। र एक चीज़ याद रखिए, रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से आने वाले दलित सांसद हैं।
राणा सांगा एक ठाकुर, संग्राम सिंह उनका नाम था, रण जीतते रहे, सब लड़ाइयाँ जीती उन्होंने, उसका नाम राणा सांगा पॉपुलैरिटी पढ़ के साथ पड़ा। तो ये उस पूरे एड्रेस को, उस पूरे चुनावी माहौल को, जो काम अबू आज़मी ने मुंबई में रह के औरंगज़ेब का महिमा मंडन करके कहा था कि मैं तो उसको विलेन नहीं मानता, वो काम यूपी में रह के रामजी लाल सुमन साहब ने ये कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पूर्णेंदु इस बात को कि कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था रात को 9 से 10 का बुलेटिन, 9:30 पौने 10 के आसपास मैं पढ़ रहा हूँ, नीचे अपनी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि खेद जताया, रामजी लाल सुमन ने अपने बयान पर खेद जताया। मैंने आनंद फानन में, बिल्कुल बुलेटिन के लास्ट में थे हम लोग, मैंने उसकी एक लाइन की खबर पढ़ दी कि खेद जता दिया है, और मैं मान के चल रहा था कि अब ये मामला भी डाई डाउन करेगा, क्योंकि कल दिन में करणी सेना तोड़फोड़ कर चुकी थी उनके घर में आगरा में। आज चीजें पलट गई। आज राम जी राम गोपाल यादव जी, उनके जो चाचा हैं, सांसद हैं, वो उनके घर आगरा पहुंच गए, शिवपाल भी गए, और भी तमाम सपा के नेता पहुंच गए, और वहां जाकर पूरा सॉलिडारिटी दिखाई कि पार्टी आपके साथ है, आप दलित हो, दलितों नहीं कहा, आपके साथ हम लोग खड़े हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम दलितों को ऐसा छोड़ेंगे नहीं। और कल तक जो रामजी लाल सुमन का मैंने फ्लैश पढ़ा कि खेत जताया, आज अपने सहयोगी ने अभी 2 घंटे पहले संसद में उनका इंटरव्यू किया, बाइट ली, तो उन्होंने उनसे कहा कि आपने खेत जता दिया, माफी मांग ली ना आपने? तो बोले माफी नहीं मांगी है मैंने खेत जताया है, और मैं आज भी अपने बयान पे कायम हूँ कि बाबर को तो राणा सांगा ने हिंदुस्तान में इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो मैं जो संसद में मैंने कहा, मैं उस बयान पे कायम हूँ। तो 24 घंटे के अंदर जो मामला खत्म होता दिख रहा था, समाजवादी पार्टी ने इसको फिर जिंदा कर दिया है, और ये लड़ाई अब ठाकुर बनाम दलित की तरफ, पॉलिटिक्स की तरफ आ गई है। सर आइए ना, पीटी सर आइए, आपका तो अनाउंसमेंट हो गया। हाँ, अनाउंसमेंट हो गया ना, मैंने बोल दिया पीटी सर आए। बैठिए, प्रियदर्शन जी भी आ गए हैं। तो ये मामला, मुझे तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं राजनेताओं के बीच में आपस में समझदारी होती है कि तुम 80-20 की अगर लड़ाई चल रही है, तुम अगर 80 की जगह लड़ रहे हो, तो ये 20 हमारे पास आ जानी चाहिए। क्यों कहा अबू आजमी ने औरंगजेब की महिमा मंडन करते हुए? एमआईएम वहां पर इंडोर्स बना रही है, कांग्रेस मुसलमानों में लोकप्रिय हो रही है, तो आप ही के हिस्से में तो खाएगी ना, तो इसीलिए आपने बयान छेड़ दिया। रामजी लाल सुमन ने अचानक डाई डाउन होते हुए मामले में क्यों छेड़ा राणा सांगा का नाम, और फिर कल उन्होंने माफी मांग, खेद जताया, आज उन्होंने कह दिया खेद नहीं जता रहा, माफी नहीं मांगी है, खेद ही जताया, मैं अपने बयान पे कायम हूँ। आप चीजों को खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, कल योगी जी का भी जो इंटरव्यू आया एएनआई पे, उससे भी साफ हो रहा है, वो भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, रामजी लाल सुमन साहब भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। तो 80-20 की लड़ाई में 100% नंबर लेने की कोशिश है कि मेरे 20 से के 20 कम नहीं होने चाहिए। मयंक सर, चूंकि आपने एक वो कर रखा है कि जल्दी आपको निकलना है, ये जो पूरा विवाद है कि उस उस टॉपिक पे को तो जल्दी निकलने या देर से निकलने से क्या लेना देना है? नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ, पहले पहले आपकी तरफ आ रहे हैं इसलिए। तो ये जो रामजी लाल का सुमन का जो विवाद था राणा सांगा के संदर्भ में, और कि उन्होंने एक तरह से बोला कि जो टीज करते हैं मुसलमानों को बाबर की औलाद बोल करके, तो वो एक राणा संगा कैरेक्टर लेके आया और उनके हिसाब से वो गद्दार थे, तो इनकी कौन औलाद है, मतलब इशारा जो है वो, जो लोग बाबर की औलादे मुसलमानों को टीज करने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद जिस तरह से हमला हुआ, अब वो सर ने बोला कि वो दलित और उसमें सब इन्वॉल्व, जाति की राजनीति आ गई। तो ये सब चीजें संसद में इस स्तर की बहस हो रही है, ये हमें कहाँ लेके जाने वाली है इस तरह की राजनीति? कहाँ लेके जाने वाली है, तो इस पे हमको डाउट नहीं है क्या कि बहुत ही खराब हो रहा है ये। हम अभी तक इतना सिनिक हम नहीं हुए हैं क्या कि सब कुछ अनर्थ हो रहा है और सब कुछ गड़बड़ होने वाला, और इस तरह के बयान से। लेकिन इतिहास को कितना खो देंगे, इसका अंत होना चाहिए। अभी इस शो को शुरू होने से ठीक पहले एक कलीग से बात हो रही थी, रोहित खन्ना नाम है उनका। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही हमको। बोले क्या कि इतिहास को अगर आप उखाड़ेंगे तो देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब जैसे अगर उड़ीसा वाले अचानक जाग जाएं और बिहारियों पे बोलें क्या कि तुम माफ़ी मांगो क्योंकि 2500 साल पहले अशोक ने हम पे हमला किया था और बड़ा बड़ा ही आतताई जैसा काम किया था, वैलिड है ये। मतलब अशोक को अगर माने कि बिहारी थे वो, और उस समय मगध कैपिटल था उनका, बिहार में जो अभी बिहार में है, तो वो बनता है उनका। उसी तरह अभी अगर कुछ दिन के बाद अगर वेस्ट बंगाल जग जाए और बोले क्या कि महाराष्ट्र हमसे माफ़ी मांगे क्योंकि मराठाओं ने बड़ी आतताई वाला काम किया वेस्ट बंगाल में
1550 के आसपास में बहुत ही खराब था मराठाओं का शासन, और वेस्ट बंगाल पे बहुत अत्याचार हुआ था। अब हिस्ट्री को सेलेक्टिवली पिक करके अभी का मीनिंग निकाल लेना और उसके हिसाब से किसी से माफी मांगना या किसी को ग्लोरीफाई करना। अब जैसे इन्होंने कहा, हिस्ट्री का इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, जैसे राणा सांगा हो या इब्राहिम लोदी हो, छोटे छोटे फिफ्डम था इन लोग का। कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं कि जनता से लेजिटिमेसी चाहिए, रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना है, अम्मा ये सब तो कुछ था नहीं। मेरा ईगो, मेरा मन है क्या कि आज हमको अपना टेरिटरी बढ़ाना है। मेरे पास इन बाबर के पास आर्टिलरी था, इन लोग को लगता होगा मेरे पास बड़ा सोफिस्टिकेटेड घोड़ा है। तो अपना ईगो, छोटी राइवलरी, ग्रीड, ये सब ड्राइव करता था उसमें। और ये कंसेप्ट की देश के साथ गद्दारी की, ये 1526 500 साल पहले देश वाला कंसेप्ट था क्या? ये फीलिंग थी क्या? हाँ, नहीं 500 1526 और एग्जैक्टली 500 साल पहले। तो 500 साल पहले ये फीलिंग थी क्या कि महान राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और किसी गद्दार को नहीं बुलाएंगे। उज्बेकिस्तान भी छोटा सा जगह था, इतने राजपूताने जितने किंगडम थे सब छोटे छोटे थे। दिल्ली सल्तनत जिसको बोलते थे अब्राहम लोदी, उसका भी दिल्ली आगरा बहुत छोटा सा टेरिटरी था। तो सब छोटे छोटे, और उनका ईगो, छोटा ग्रीड, यही सब चलता था, यही ड्राइव करता था। अब उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करके अभी हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने लगे और हिंदू मुसलमान देखने लगे, उसमें सेकुलरिज्म को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हद ही है ना, ये हद है। तो इसीलिए दोनों साइड से एब्सर्डिटी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है इसमें मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया हस्तक्षेप किया संजय सर। जो मैक सर की बात है कि इतिहास को कितना खोदेंगे, और एक बात होती है कि इतिहास से सीख लेके आगे बढ़ने की, तो वो हम कब करेंगे? इतिहास से सीख लेके आगे बढ़ने की, अब कह ही दिया कि बहुत अच्छी बात कही है, तो अब उस पे मैं क्या कहूँ। बहरहाल अगर सवाल ये है कि किसकी क्या राणा सांगा की औलाद हैं, अगर ये रामजी लाल सुमन पूछना चाहते हैं, तो मुझे कोई गुरेज नहीं होगा ये कहने में कि हाँ हम राणा सांगा की औलाद हैं। मतलब ये कौन सा सवाल आ गया और ये कैसे आ गया? हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा में कुछ लोग शूरवीरता और वीरता के नाम पे राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ये सारे ऐसे नाम हैं जो वीरता और अपने जो भी विरोधी पक्ष है उसके साथ लड़ने की और अपना जो भी उनकी वो फिलॉसफी थी उसके प्रतीक हैं। तो हाँ, राणा सांगा की औलाद हैं। अगर रामजी लाल सुमन या उनके बाकी किसी चट्टे वट्टे को प्रॉब्लम है तो बात करें, पहली चीज। दूसरी चीज, शादाब ने बहुत अच्छी बात, उन्होंने इतिहास की बात समझा दी। सुमित ने भी बहुत अच्छा समझा। क्यों लास्ट वाला जो वो कह रहे थे ना कि ये दलित बनाम मतलब ठाकुर वाला है, उससे थोड़ा सा मेरा मतभेद है। वो इसलिए कि अगर आप देखेंगे अबू आजमी वाला प्रकरण का उन्होंने जिक्र किया, कैसे वो मसला सुलझते सुलझते फिर से उलझ गया। वो ये नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि ऐसा बनाने की कोशिश है पार्टियों की। वो दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ गए कि मैंने भी ये नहीं कहा कि मंशा अचानक से। अबू आजमी वाले प्रकरण में भी क्या हुआ था, अबू आजमी ने खेद प्रकट किया और जब वो अगला बयान दे रहे थे तो पीछे 2 तस्वीरें उनके आ गई थी बैकड्रॉप में। अचानक अखिलेश यादव यहाँ से मतलब वो डिफेंस में आ गया और वो तस्वीरें जो 2 उन्होंने लगाई थी शिवाजी की, और वो तस्वीरें गायब हो गई अगली बार जब वो मीडिया इंटरव्यू करने लगे। यहाँ भी रामजी लाल सुमन ने, जैसे कल वो कह रहे हैं कि खेद प्रकट किया, होते होते फिर उनको लगा कि हमारी कंस्टिट्यूएंसी जो भी होगी, दलित इस समय कितनी समाजवादी पार्टी की कंस्टिट्यूएंसी है मैं नहीं जानता, कुछ वोट पिछले बार उनको मिले थे संविधान बदलने की बात पे, आगे क्या होगा वो पता नहीं। स्टोरी अगर मान लीजिए कि ये है कि जो रामजी लाल सुमन जो 2 सोर्स कोट कर रहे हैं, एक बाबरनामा और दूसरा जवाहरलाल नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब उसके तथ्य जवाहरलाल नेहरू जी के नज़र से हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इतिहास में ये सब पढ़ाया नहीं गया। पिछले बार भी हम आपको कह रहे थे, इतिहास में क्या एक ट्रेंड चला, जितने वामपंथी
हिस्टोरियन थे, उन्होंने उसको टर्न कर दिया, चाहे मॉडर्न इंडिया हो, चाहे मेडिवल इंडिया हो, चाहे एंशिएंट इंडिया हो, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री की तरफ। पॉलिटिकल हिस्ट्री काफ़ी छोटा सा वो मसला वो रह गया था। फिर मॉडर्न इंडिया में सबाल्टर्न हिस्ट्री, वो सुमित सरकार एंड बाकी वो ब्रिगेड जो है उनका एक हो गया। एंशिएंट इंडिया में रुमिला था, पर आर एस शर्मा एक अलग कहानी लेकर के, अभी भी आर एस शर्मा तो नहीं, रुमिला था, पर अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे विषयों पे, जब लास्ट उन्होंने कहा था तो उन्होंने किस तरह के विषय वो चुने थे। मिडीवल इंडिया इरफान हबीब और उनकी टीम के बिल्कुल मतलब लगभग पूरी तरह से उनके ग्रिप में था। अब इतिहास में 1526 में एक्चुअली अगर इब्राहिम लोदी को इन्होंने इनवाइट भी किया, शादाब ने कहा कि भाई उनके खिलाफ वो जंग लड़े, ये तो तय है। दूसरा चीज़ जो ये कह रहे थे कि छोटी-छोटी ईगोज़ थी, इब्राहिम लोदी के खिलाफ किसी को, इब्राहिम लोदी भी तो कोई यहाँ का नहीं था, तो उसके खिलाफ किसी बाहर वाले को लेकर के आप जंग लड़ रहे हैं। तो गद्दार वर्ड जो है, अभी गद्दार वर्ड के लिए एक बड़ा और भी हंगामा चल रहा है। मुंबई में एक बड़ा भारी वो कुणाल कामरा का हंगामा चल रहा है। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि खामखा इतनी पब्लिसिटी कुणाल कामरा को मिल गई कि टीवी खोलिए, अखबार खोलिए, सोशल खोलिए, कुणाल कामरा, पता नहीं कुणाल कामरा ना होगा कोई बाकी चीज़ें, मतलब कहाँ पे जाएं। तो ये देखिए मुश्किल ये है कि कहाँ से औचक ये चीज़ें आ जा रही हैं। राणा सांगा पे और मतलब बाबर पे बहस का कहीं कोई इशू ही नहीं था, वो भी संसद में। अच्छा, संसद में बोलने का एक फ़ायदा है और एक साथ में हमने एक नुकसान है। संसद में आपने बोल दिया तो वो किसी भी कहीं के मतलब कोई आप पे कोई भी अलग तरह चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बवाल खड़ा हो सकता है। अब रामजी लाल सुमन को भी भूल गए थे कि वो सही में राज्यसभा में सांसद पिछले बार होकर के आए हैं, अभी आए हैं, मतलब कुछ समय पहले। उसके पहले लोग ये भी भूल गए थे कि अच्छा केंद्र में मंत्री थे। उन्होंने कहा कि राणा सांगा पे लोगों ने खंगालना शुरू किया, तो रामजी लाल सुमन पे भी खंगालना शुरू किया कि महान सपा के बड़े नेता हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। कई बार चीज़ें या तो इम्पोर्टेंस के लिए आ रही हैं, कई बार कुछ और कारण हो सकता है। कितना सुनियोजित है कि नहीं है, ये मुझे थोड़ा संदेह है। लेकिन उसके आगे जाने पे ज़रूर प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे आगे जब मसला बढ़ता है तो एक लार्जर कॉन्वास पे आता है, जहाँ की आपका सोशल फैब्रिक जो है या किसी भी तरह की और चीज़ें हैं, वो काफ़ी आपको डिस्टर्ब करती हैं। एज़ इट इज़ इस समय सोशल टेंशन काफ़ी बढ़ रखा है। तो रामजी लाल सुमन जी आज फिर से ठोक करके कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपने बयान पे खरा हूँ और जो कहा है वो सही कहा है। तो देखिए अब इसके बाद फिर क्या होता है। अच्छा। विजय सर, चूंकि आप इसी शर्त पे आए थे कि सबसे पहले आते ही आपको मौका मिलेगा, वो तुरंत ही ले लिया, वो इसी शर्त पे आते ही है। पीडी सर से माफी सहित। नहीं सर, विजय सर, ज़्यादा जल्दी आप भी सुन लेंगे। तो अगर आप ऐतिहासिक साक्ष्य के प्रति कुछ प्रकाश डालना चाहें तो पहला तो वो, दूसरा ये कि अगर ठीक है कोई डिबेट होती भी है और कोई बात आपको आपत्तिजनक लगती है, तो विरोध का तरीका, डिबेट का विरोध डिबेट से होगा या फिर 50-100 लोग जाके घर में तोड़-फोड़ कर देंगे और बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे? ये तोड़-फोड़ वाली राजनीति जो है, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। एक हम हमारी लोग भावनाएं इतनी जल्दी आहत क्यों हो जाती हैं कि हम तोड़-फोड़ पे उतारू हो जा रहे हैं? हमारी भावनाएं आहत करने की एक प्रक्रिया बनाई गई है कि हम जल्दी जल्दी आहत हों, इसलिए आहत हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये आहत आज अचानक एक दिन में होने लगी है। मैं अभी एक चर्चा कर रहा था, पहले वहीं बता देता हूँ आहत भावनाओं पर ही। हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो भगवान कृष्ण के बड़े उपासक भी थे। अंतिम समय में वो कृष्ण को याद करते थे, तो वो कृष्ण को हे प्रभु, हे ईश्वर, हे देवता नहीं कहते थे, वो बोलते थे कि अहिरा। अहिरा का मतलब हुआ यादव को अहिर बोलते हैं, और वो भी थोड़ा असम्मान से। तो बोलते थे कि भोजपुरी में, वो चूँकि बलिया के रहने वाले थे, कि मतलब कि अहिरा हमार सुनत नहीं खे, कब आई हमरा के अपना संगे ले जाई, बहुत बदमाशी करता। यानी कि वो मेरी सुन नहीं रहा है, वो कब आएगा मुझे अपने साथ ले जाएगा, और मैं उसका, मेरा मतलब मित्र है या भगवान है।
मैं इस कोट को उन्हीं के नाम के साथ छोड़कर ये कहता हूँ, क्या कोई आज इस तरह से कहने का साहस कर सकता है या बोल सकता है? भावनाएँ आहत हो जाएँगी। मैं नहीं जानता कि मैं बोल रहा हूँ, इस पर भी भावनाएँ आहत हो रही होंगी या नहीं हो रही होंगी। तो ये एक मैथिली में भी बड़ा फेमस एक लाइन है, विद्यापति का लाइन है, उगना रे मोरे कत्ते गेले। हाँ, उगना माना जाता है कि भगवान थे वो, हाँ। और उनके यहाँ नौकरी करते थे विद्यापति के यहाँ। हाँ। तो वो चले गए, तो उगना रे मोरे कत्ते रो रे रे माने तुम कहा, मतलब हाँ वो हाँ, तो ये भावनाएँ आहत हुई। अब इतिहास की बात है तो मैं सुन रहा था मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से बात शुरू हुई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो हमने भी पढ़ी है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या ऐसा कहीं है, कम से कम मुझे ऐसा नहीं याद है कि नेहरू ने ऐसा लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक ऐसी किताब है, वो उन्होंने जिक्र किया है, रामजी लाल सुमन तो ने इसको उन्होंने गलत किया है जहाँ तक ये है। चूंकि मुझे पता होता तो हम इसको फिर से पढ़ के आए होते आज, अगर मुझे पता होता तो। मुझे इतना ज़रूर पता है, उस किताब के बारे में पहले बता देना ज़रूरी है कि उस किताब को हमेशा हमें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वो भारत की गरिमा के साथ, ऐतिहासिक परंपरा और संस्कार और सभ्यता के सारे प्रतीकों के साथ, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें राम कृष्ण से लेकर के जितने हमारे मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं या आदर्श पुरुष हैं, उन लोगों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जो आपत्तिजनक हो। तीसरी बात कि राणा सांगा ने क्या किया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुलाया, इसका बाबरनामा में भी पूरी तरह से चर्चा नहीं है। बाबर को बुलाया, इब्राहिम लोदी नहीं, बाबर। सॉरी, माफ कीजिए, बाबर को। बाबर जो इतिहास की किताबें उस दौर की हैं, और चाहे वो जो मध्यकालीन भारत की बात में, उसमें ज़्यादातर में यही बात है कि इब्राहिम लोदी का भाई था, भतीजा था दौलत खान लोदी, और एक चचेरा भाई था, चाचा भी थे जो हटाना चाहते हटाना थे। चाहते और थे। ये लोग वो लोग मिल करके गए थे और उन लोगों ने बुलाया था ये बाबर को। ये भी सही है कि राणा सांगा से बाबर का युद्ध हुआ था। बयाना एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पे, और उस युद्ध में बाबर की हार हुई थी। लेकिन ये भी सही है कि बाबर ने अगले ही साल खानवा में, आगरा के पास है, राणा सांगा को हराया था। इस इतिहास को तो आप नहीं बदल सकते हैं कि बाबर विजेता था, बाबर आक्रांता था, उस पर आप बात अलग से करिए। लेकिन बाबर विजेता था, इसको आप नहीं बदल सकते हैं। हम हार जाते हैं और हम हारे हुए हैं, ये कह देने से इतिहास नहीं ये इसको कहने में कहीं कोई अपमान की बात नहीं है। हार या जीत तो होगी ही। वो इसलिए हार हुई कि शायद हम अगर भारत के इतिहास को देखें, जो यहाँ के शासक थे, कोई भी रहा हो, उनमें वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं था। किलर इंस्टिंक्ट इस सेंस में कि बाबर से जब बयाना में युद्ध हुआ था राणा सांगा का, तो बाबर जब वहाँ से भाग करके दिल्ली आ गए, तो राणा सांगा ने उनका पीछा नहीं किया, जबकि विदेश से जो भी आए उस समय, उन्होंने आकर के पीछा किया, वो अंतिम तक, जब तक कि पूरी तरह जीत मुकम्मल न कर लें। तो ये तो एक इतिहास की पृष्ठभूमि हुई। लेकिन उससे ज़्यादा कि जिसका इतिहास इस देश के इतिहास में मिल गया हो, जो 500 साल से ज़्यादा समय से इस देश, या 500 साल से, 1526 से 2026 है, 500 साल से इस देश से जुड़ा हुआ हो, जिसकी कई पीढ़ियां इस देश में खप गई हों, अब आप उन्हें विदेशी नहीं कह सकते हैं। इस तरह से विदेशी कहेंगे तो पता नहीं यहाँ का कोई बचेगा भी कि नहीं बचेगा। कहीं का भी, दुनिया में कहीं का भी। आज अमेरिका जो है, 1492 में कोलंबस ने जो ढूंढा था, वो अमेरिका तो नहीं है। माइग्रेशन सबसे बड़ी हकीकत है पूरी दुनिया की, और हजारों साल से माइग्रेशन हुआ है, सब जगह से सब जगह लोग गए हैं। बिल्कुल। हाँ। तो इसीलिए आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। तो अब इसके पीछे मुझे एक चीज, दो कारण लगते हैं, राजनीतिक कारण। अब आते हैं, रामजी लाल सुमन कितने बड़े इतिहासकार हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मुझे मालूम है कि वो, चाहे उनकी पार्टी के नेता या बीजेपी के नेता, सबको अच्छे से पता है कि हमको वोट का संतुलन कैसे बिठाना है। ये बयान तब आया है जिस समय
मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस भी बहुत स्ट्राइव कर रही है। वो बिहार में भी अपने को दिखाना चाहती है, उत्तर प्रदेश में भी दिखाना चाह रही है, और पैन इंडिया भी, कि मुसलमानों का अब रुझान फिर से करीब 30 साल बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो बिदका था कांग्रेस से, वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट, जो मायावती के धीरे धीरे राजनीति में एक तरह से हाशिए पर जाने या शांत बैठ जाने के बाद पूरी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया था, वो अगर कांग्रेस को भी मिलता है तो क्या होगा? तो मुसलमान वोट को अपने पास करने के लिए एक जरिया हो सकता था। दूसरी चीज़ कि ये ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता था। ऐसे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों एक 2-3 जगह दलित बच्चियों का, नाबालिग लड़की का मुरादाबाद में भी बलात्कार हुआ था। उन सब घटनाओं का भी इसमें सारी चीज़ें ढक जाती हैं, क्योंकि संप्रदाय की धर्म की राजनीति या धर्म पर तीखी राजनीति, उसको जब भी हम देखते हैं तो एक शेर याद आता है कि खंजर दामन पे कोई छींट ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो ये कत्ल करते हैं और उसको रूप करामात का देते हैं, और इसमें सभी पार्टियां समान रूप से पारंगत हैं। और इसीलिए अगर जेसीबी मशीन या बुलडोजर कोई सरकारी संस्था, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल चुका है कि आप वो भी नहीं ले जा सकते हैं। अब अगर कोई निजी कैपेसिटी में लेकर के जाता है और वहाँ पर किसी एक सांसद के घर में घुस जाता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कानून और व्यवस्था का क्या हाल है। ये एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। अभी लग सकता है, कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत अच्छा है, कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि इससे मुझे बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा इसमें हमारे पूरे सिस्टम के चरमराने का और इसका एक खतरनाक परिणाम आने का अंदेशा और डर हमेशा बना रहेगा। पीडी सर, इतिहास को अरे तो आज की जो राजनीति है उसके चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है। तो एक तो हम लोग, मेरे जैसे लोगों ने जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, तो मतलब आज के पत्रकारी जीवन में उसका एक नुकसान देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इतिहास को हाँ। देखने का चश्मा एक चीज खाली, आप इतिहास बहुत जानते हैं, क्योंकि इससे कम इतिहास जान करके बड़े बड़े इतिहासकार बैठे हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन पहले हम लोग एक कार्यक्रम के लिए, इसी कार्यक्रम के लिए कई इतिहासकारों से हमने बात की। हरबंस मुखिया का नाम मुझे तुरंत याद आ रहा है। सब ने टीवी पे आने से मना कर दिया, क्योंकि इतिहास को पढ़ाने की कमान आजकल नेताओं ने संभाल ली है। इतिहासकार डर रहे हैं कि वो कुछ भी बोलेंगे, कोई एक पक्ष उनके खिलाफ खड़ा होगा। अगर एक बोलेगा कि राणा सांगा तो छोटे राजा थे, तो दूसरा पक्ष उनको बोलेगा कि अरे ये कैसे ये बोल रहा है। अगर वो बोलेंगे कि राणा सांगा तो बहुत मजबूत थे और बाबर को उन्होंने धूल चटा दी थी बयाना के युद्ध में, तो कोई दूसरी बात होगी। लेकिन मेरे सामने एक ज़्यादा बड़ा खतरा जो मुझे दिख रहा है, जो 1000 साल का पूरा मध्यकाल का इतिहास है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार इतिहास है भारत का, उसको लेकर कई तरह की समस्याएं पैदा की गई थी, पहले भी पैदा की जा रही। मुझे अचानक रसूल हमजातो याद आ गए। उनकी किताब है मेरा दागिस्तान, वो है रूस के संदर्भ में दागिस्तान को लेकर। उनका एक वाक्य भूमिका में उसकी कि अगर तुम अतीत पे पिस्तौल से गोली चलाओगे तो भविष्य तुम पे तोप से गोले बरसाएगा। तो हम लोग अतीत पे पिस्तौल से गोली चला रहे हैं। राणा सांगा या बाबर का मामला जो है वो बहुत पहले सेटल हो चुका है। मतलब ये सच है कि मुगलिया शासन को लगातार चुनौती देने की कोशिश राजस्थान से हुई, बाद में महाराष्ट्र से हुई, लेकिन लंबे समय तक टिका रहा। और वो पीरियड जो पूरा का पूरा है, सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे बहुत रिच रहा। जितने कवि हुए, बल्कि उसकी शुरुआत अब देखिए थोड़ा और पहले से हो जाती है। उसकी शुरुआत एक तरह से निजामुद्दीन से हो जाती है, हजरत निजामुद्दीन से, और अमीर खुसरो जैसा बड़ा शायर पैदा होता है जो हिंदी फारसी को मिलाने की बात करता है, जो पहेलियां बनाता है, जो सितार बनाता है, जो कई तरह के काम करता है। और आप पाते हैं संगीत में, देखिए अमीर खुसरो आज भी बचा हुआ है, उसकी छाया पूरे भारत के उस पर बहुत लंबी फैली हुई है। और आप दूसरा देखिए कि जिसको समस्या है कि हम हिंदू इतिहास मुसलमान इतिहास देख रहे हैं। मतलब मध्यकाल को, प्राचीन काल को हिंदू इतिहास मान लिया, मध्यकाल को मुस्लिम इतिहास मान लिया। फैक्ट ये है, जो हम लोग जानते रहे हैं, कि मराठों का जो सेनापति था इब्राहिम गारदी, हम लोग बचपन में नाटक पढ़ते थे,
जिसने अहमद शाह अब्दाली के सामने युद्ध लड़ा था, जिसको कैद करके लाया गया था, तो वो मुगलों का सिपाही था, ये मराठों का सिपाही था। अब उस कहानी को दोहराने का मतलब नहीं है कि जो सबसे ज्यादा युद्ध जीतने वाला राजपूत राजा था वो मान सिंह थे, जो अकबर के सबसे करीबी लोगों में थे। तो आप उस पूरे इतिहास को देखिए। तुलसीदास, राम को जिन्होंने स्थापित किया, तुलसीदास विनय पत्रिका में कम से कम 6 जगह राम को गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज बोलते हैं। ये गरीब नवाज किस परंपरा का शब्द है? अचानक अभी बात हो रही थी कि उर्दू को के शब्दों को किनारे किया जाए। सूफी परंपरा का शब्द है। वो दरिद्र नारायण भी लिख सकते थे, कुछ और भी लिख सकते थे, उन्होंने गरीब नवाज चुना। पूरा का पूरा मध्यकाल जो है, रामविलास शर्मा जो बहुत बड़े, और वो ऐसे वामपंथी नहीं थे, वो उन लोगों में जो मानते थे कि आर्य भारत के ही रहे, बाहर से नहीं आए। ऐसे कट्टर लेखक रहे रामविलास शर्मा। उन्होंने कहा कि मध्यकाल के 3 शिखर हैं, 3 टी हैं। वो 3 टी कौन हैं? ताजमहल, तानसेन और तुलसी। कहा कि मध्यकाल संगीत, स्थापत्य और साहित्य का के शिखर ये तीनों हैं। आप कबीर को देखिए, आप मीरा को देखिए, आप उन समय बन रहे शहरों को देखिए, जो छोटे छोटे शहर बड़े औद्योगिक केंद्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कवि आ रहे हैं, जो शायर आ रहे हैं, जो बाद में मीर और गालिब की तरफ आते हैं। महात्मा गांधी जब अपनी भजनों की किताब तैयार करते हैं तो उसमें मध्यकाल के सारे कवियों को लेते हैं और उनसे पूछा जाता है कि हु आर यू, तो वो नहीं बोलते हैं कि मैं सिपाही हूँ युद्ध आजादी के लड़ाई का, मैं संत हूँ, ये सब नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं आई एम ए वीवर, मैं जुलाहा हूँ, और अपने आप को कबीर की परंपरा से जोड़ते हैं। तो मध्यकाल भारत का बहुत विशिष्ट समय रहा है, जिसने एक साझा संस्कृति पैदा की। हर संस्कृति में लड़ाई के उदाहरण होते हैं, हर संस्कृति में मेलजोल के उदाहरण होते हैं। 2 लोग साथ रहते हैं तो लड़ते हैं, जुड़ते हैं। सवाल है कि आप अपनी राजनीति के लिए चुनते क्या हैं। दुर्भाग्य से पिछले मतलब कम से कम 3 ऐसे दौर रहे जब लगा कि अल्पसंख्यकों को इस देश के 1947 के पहले की हालत अलग थी। बल्कि हमारे एक साथी ने कहा कि 1947 के पहले जो दंगे होते थे उनका चरित्र अलग था, क्योंकि हिंदू मुसलमान लगभग बराबरी पे थे। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन वो मानते थे कि हम तो बड़े बहादुर लोग हैं और ये शाकाहारी हिंदू हमारा क्या बिगाड़ेंगे। स्थिति 47 के बाद बदल गई। एक तो उन पे इल्जाम लगा कि उन्होंने अपना एक अलग देश ले लिया, अचानक वो पराये बना दिए गए। 92 में बाबरी मस्जिद टूटी, 400 साल पुरानी इमारत टूटी, जिसके बारे में तय हुआ कि संसद में कि उसको बनाया जाएगा। उस प्रस्ताव को तो सब भूल गए। अदालत ने कहा कि मंदिर मस्जिद दोनों बननी चाहिए, वहाँ मस्जिद के लिए जगह भी तय हो गई। लेकिन मंदिर निर्माण में तो सरकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, मस्जिद को भूल गई। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे ही चल रहे हैं तो दोनों बनाने की बात थी। पिछले कुछ वर्षों में जो बुलडोजर न्याय चल पड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवज्ञा के साथ चल रहा है, जिसका हम नागपुर से लेके तमाम जगहों पे देख रहे हैं, ये खतरनाक है। ये पूरे लोकतंत्र को एक बहुसंख्यकवादी जिद में बदलने की कोशिश हो रही है। 80 और 20 का मुहावरा बदला जो जा रहा है, इससे पहले हम बोलेंगे थोड़ा। हाँ, तो इससे बचने की जरूरत है। हम और आप जिस राजनीति के फेर में आज पड़े हुए हैं वे खतरनाक राजनीति है। आज जबकि हिंदुस्तान का इतिहास सारे झगड़ों के बाद, सारी लड़ाइयों के बाद, मुगल कालीन इतिहास बहुत शानदार इतिहास है। आज मैंने पढ़ा कि आगरा को क्यों हम मुगलिया इतिहास से जोड़े। अरे आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, जिसको 8वां आश्चर्य कहते हैं, वो उस दौर की देन है। आप उससे अलग कैसे कर सकते हैं? और आगरा और मथुरा एक नहीं है। मथुरा के नाम पे आप बोल सकते हैं कि मथुरा को कृष्ण से कोई छीन नहीं सका, मथुरा कृष्ण का पर्याय शहर है। आगरा के बारे में बात कैसे बोल सकते हैं? लेकिन ये सारे क्लेम किए जा रहे हैं, सारी चीजों पे दावा किया जा रहा है। ये खतरनाक है। आप लोग कुछ बोलने थे इसलिए हाँ मैं हाँ बोल हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम मैं एक बार और बोलूंगा इसके बाद के हाँ, बाद में। पहले ही हम बोल चुके हैं कि हम इतने सिनिक नहीं हैं कि हम ये मतलब हमको बिल्कुल ही नहीं लगता है कि आज कुछ अजूबा हो गया है जो पहले नहीं होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इन्होंने जिक्र किया कि एक चश्मे से लेफ्टिज्म की बात की, तो हम साफ बोल देते क्या कि लेफ्टिज्म जिस तरह से समझा जा रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन मार्क्स का जो एक चीज था, डायलेक्टिक्स, कंट्राडिक्शन, अभी अगर एक्सेस होगा तो उसका काउंटर बैलेंसिंग भी होगा, और ये कार्ल मार्क्स बता गए थे। और हमको लगता है कि ये प्रोसेस अभी से ही शुरू हो गया होगा ऑलरेडी। एक तो ये, दूसरी आपने ये खुसरो की, अमीर खुसरो की बात की, उनका बहुत सारा कमाल का कृति है, और अभी देखिए उनका नाम लेते ही मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। हाँ, वही वो उनका जो गाना मेरी भी बेटी है, और जब भी गाना सुनते काहे को ब्याहे विदेश, अमीर खुसरो ने हजार, कम से कम 1000 साल पहले लिखा था, और इतना ऐसा कमाल की कृतियां हैं उनकी, अब अभी तक वो कम नहीं हो रहा है, देखिए एकदम से। तो अमीर खुसरो, और आपने, लेकिन मिडिवल इंडिया हो या मॉडर्न इंडिया हो या एंशिएंट इंडिया हो, सारे स्ट्रेन मौजूद होते हैं। हम किसको पिक करते हैं अपने हिसाब से, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक ठीक है। 2-3 बातें देखिए, कोई अच्छा व्यक्ति अमीर खुसरो अच्छा लिखे, कोई और अच्छा लिखा, कोई और अच्छा गाना गाया, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। अब जैसे इन्होंने कार्ल मार्क्स कह करके गए और बता करके गए, कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म कहाँ चला गया? चाइना में जहाँ एस्टैब्लिश्ड है वहाँ माओ साहब का कम्युनिज्म चल रहा है, मार्क्स साहब का नहीं चल रहा है। और कितने देश कहाँ, मतलब क्या उसके बाद हालत हुई डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरियत के नाम पे क्या डिक्टेटरशिप हुई, वो एक अलग कहानी है। दूसरी चीज है कि पीडी जी ने दो डिक्टेटरशिप तो बार, लोकतंत्र के नाम पे भी बहुत होती है। नहीं ये फिर आप अलग बहस में आ रहे हैं। बताइए कहाँ आप हिंदुस्तान का कहना चाहते हैं, किसके कहाँ डिक्टेटरशिप उसके नाम पे हो रही है, बताइए। नहीं नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर आपने लीजिए। पहले आपने कहा तो वो एक लाइन बता दीजिए कहाँ है। देखिए, क्या क्या कोई जो लोकतंत्र है वो अपने आप में क्या आदर्श होता है क्या? वहाँ सबके लिए क्या उतनी जगह होती है? कुछ सही, खास लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा सही है, आज़ादी होना, और कुछ सही है, कुछ लोग तो विक्टिम होते ही हैं, ऐसा तो सही नहीं है। है तो ना? तो क्या चीज़ें बड़ी माने कॉम्प्लेक्स है, वो कोई वो कब से लोकतंत्र डिक्टेटर, माने आप बदलने के लिए कुछ, आप कौन सा आइडियल नहीं, व्यवस्था चाह रहे हैं? मैं ये आप बात तो देखिए, अब जैसे आप कम्युनिज्म की भी आपने बात की, तो आप चीज़ें, हाँ, खैर व्यवस्था, ये बहस अलग हो नहीं जाएगी। नहीं, आप खैर अपनी वो बात अलग करिए। दिन हाँ, रखिएगा। ठीक। दूसरा चीज, उन्होंने एक चीज लेकर के जहाँ पे बात चली थी, उन्होंने खत्म जहाँ पे किया उसमें मुझे घोर आपत्ति है। घोर आपत्ति ये है कि वो कह रहे हैं हम बहुसंख्यकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक अजीब सा नैरेटिव चलाया जा रहा है, क्योंकि इस देश में 2014 में एक सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद अगर हिंदू कॉन्शसनेस में कोई चीज आई तो हम बहुसंख्यक की तरफ चले गए। उसके पहले अपीजमेंट की या अभी भी उसकी बात आप नहीं करते हैं। जिस समय में आप ये कह रहे हैं राम मंदिर क्या केंद्र सरकार ने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट का वो कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों बनवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए जमीन दी, उनके लिए जमीन दी। भैया अगर ये जमीन लेकर के बना गए और दूसरे वाले अगर आज तक कुछ नहीं कर पाए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और बाकी व्यवस्था दोषी है या भारत सरकार दोषी है? मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं। उसके संजय बाद जी, कह रहे हैं, एक हाँ हाँ सेकंड, हाँ, एक लाइन और बोलने दीजिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुसलमानों पे ये इल्जाम लगा, इल्जाम कि पाकिस्तान दूसरा देश उन्होंने अपने को ले लिया और बेचारे पराये हो गए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी फिलॉसफी है जो एक रियलिटी है उसको आप कह रहे हैं इल्जाम और पराये हो गए। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि सारे के सारे जिन लोगों ने वोट दिया था बनाने के लिए, और उसके पहले के जो चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम लीग की क्या विजय हुई, उसके बाद वो लोग तो नहीं गए, अचानक बेचारे पराये हो गए। कौन बेचारा पराया हो गया भाई? हाँ, अब मैं 2-3 बातें। एक तो मेरे लिए मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, मैं उसको इस तरह देखता हूँ। पहले विभाजन वाले मामले पे आ जाएं। देखिए, विभाजन इस देश का ये हुआ तो ये नहीं था कि एक देश हिंदुस्तान, हिंदुओं का और एक मुसलमानों का, जो एक आम मान्यता बन गई कि हिंदुस्तान तो हिंदुओं का और ये पाकिस्तान मुसलमानों का। बात ये है कि एक देश जो धर्म के आधार पे विभाजन में भरोसा रखता है, वो मुसलमानों ने ले लिया। एक दूसरा देश जिसमें सबकी जगह थी, वो हिंदुस्तान रहा, वो भारत रहा। तो ये हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं था, ये दो दृष्टियों का बंटवारा था। दूसरा, कांग्रेस और बीजेपी के लोग ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आते हैं। आज जो कांग्रेस के लोग हैं, कल वो बीजेपी के हो जाते हैं, कल जो बीजेपी के लोग हैं वो कांग्रेस के हो जाते हैं। मामला उसका नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि 84 में जिन लोगों ने सिखों को मारा वो कांग्रेसी थे, और वो भी हिंदुस्तानी लोग थे। और जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई 1992 में, वो भाजपाई थे, ये नहीं था।
ये दोनों एक ही जमाते थी, जो एक समय कांग्रेसी थी, एक समय भाजपाई थी। कांग्रेस ने इस देश का, बीजेपी आई इसीलिए कि कांग्रेस ने बहुत सारी गड़बड़ियां की, सांप्रदायिकता के बहुत सारे खेल खेले, बहुत सारे दंगे करवाए। गुजरात में जितने दंगे हुए, अगड़ा पिछड़ा दंगा जो हुआ था गुजरात में, वो 2002 के पहले का सबसे भयावह दंगा था, जो कई महीनों चला था। ऐसे दंगे हिंदुस्तान, भागलपुर को लेके आज भी किताबें लिखी जा रही हैं। तो कांग्रेस और उसका मामला नहीं है मेरे लिए वैचारिकता का मामला है। और सत्ता, जो कम्युनिज्म की बात बोल रहे हैं, देखिए इस बात को फिर कम्युनिस्ट शासक सब जगह ढह गए हैं। 19वीं सदी में 3 विचारक ऐसे हुए जिन्होंने दुनिया के सोचने का ढंग, दुनिया की राजनीति का ढंग हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक डार्विन था जिसने विकासवाद का सिद्धांत दिया, कहा कि हम बंदर की औलाद नहीं हैं, हम बंदर की औलाद हैं, किसी आदम की पसली से पैदा हुए लोग नहीं हैं। दूसरा वो था, फ्राइड था, जिसने कहा कि एक दुनिया हमारे दिमाग के भीतर भी बसती है, हमारे आवेगों में उसमें ही बसती है। तीसरा मार्क्स था, जिसने कहा कि आपको एक ऐतिहासिक स्थिति में सारी चीजें आई हैं। उसके बाद मार्क्सवाद रहे चाहे न रहे, इस इशू से आप बाहर नहीं हो सकते हैं। यानी जनता को रोटी से काम है, चाहे दक्षिण चाहे वाम, जनता को रोटी से काम। नागार्जुन ने जब ये शेर का कविता कही थी, तो उनका मतलब यही था कि रोटी का मुद्दा तो बना दिया, अब उसको लेफ्ट की पार्टियां उठा रही, कि आम आदमी पार्टी उठा रही है, कि बीजेपी उठा रही है, सब उठा रहे हैं रोटी का मुद्दा, सब गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। है ये वहीं से आया हुआ। सवाल ये है कि जब आप इससे भटकते हैं, जब आप रोटी नहीं दे पाते हैं, तब आप मंदिर की बात करते हैं। जब आप रोटी, अच्छा उसमें बाबर और औरंगजेब में अंतर है। बाबर को आप आक्रांता मान सकते हैं, औरंगजेब जो है भले बड़ा अत्याचारी रहा हो, उसके बारे में 1000 बात उसकी बुराइयां कर लीजिए, जो हम लोग पढ़ते भी रहे हैं। हम लोग इतिहास में ही पढ़ते रहे कि औरंगजेब बहुत सांप्रदायिक किस्म का शासक था, लेकिन था तो वो हिंदुस्तानी। 100 साल तक उसकी रगों में, मतलब वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, उसके बाप दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, वो बाहरी नहीं था। तो और हिंदुस्तान की बहुत सारी चीजें, मैं उदाहरण इसीलिए दे रहा था, राम कुमार वर्मा का एक नाटक मुझे याद आ गया, औरंगजेब की आखिरी रात। राम कुमार वर्मा कोई, अच्छा कांग्रेस और लेफ्ट के रिश्ते पे भी मैं आऊंगा। राम कुमार वर्मा कोई कांग्रेसी या लेफ्टिस्ट नहीं थे उस तरह से, वो सीधे साधे सनातनी हिंदू किस्म के आदमी थे। उस आखिरी रात में, वो नाटक बड़ा मार्मिक नाटक है, हम लोग कॉलेज के दिनों में उसको पढ़ते थे। उसमें वो बताते हैं कि कैसे औरंगजेब आखिरी रात में बड़ा मायूस था, माफी मांग रहा था अपनी, और अपने दुर्गुणों पे भी बात कर रहा था। ऐसा नहीं क्या होगा, हो सकता है औरंगजेब ने। हम लेकिन अपनी कल्पना में कहीं एक ख्याल पालते हैं कि एक बुरा आदमी 91 साल की उम्र में, 90 पार की उम्र में शायद अपने पश्चाताप में के घेरे में हो। तो ये देखने की दृष्टि होती है, आप किसको किस तरह देखते हैं। जो आजकल अचानक एक नया विमर्श उभरा है कि कांग्रेस और लेफ्ट हमेशा एक रहे। सच ये है कि लेफ्ट ने को का कांग्रेस से सबसे तीखा झगड़ा रहा। 89 के पहले तक हम तमाम लोग भयानक गैर कांग्रेसी रहे, और मतलब लेफ्ट को मुंबई में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को नष्ट करने के लिए शिवसेना को खड़ा किया कांग्रेस ने, उसको बढ़ावा दिया कांग्रेस ने। वसंत देव नाइक मुख्यमंत्री थे, हैं? तो वो उसको वसंत सेना कहते थे, शिवसेना को ऐसा कहा जाता था। तो ये नहीं है कि वामपंथी भी लड़ते रहे कांग्रेस से, मुंबई में, बंगाल में भी लड़ते रहे, केरल में भी लड़ते रहे, तमाम जगहों पे। ज्यादा बस एक लाइन कह हाँ। के सर, वामपंथी और कांग्रेस की जब बात कही जाती है तो ये है कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो है सिंस 1947, कांग्रेस को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो दिया वैचारिक, क्योंकि वो पूरा का पूरा लेफ्ट की तरफ से, चाहे वो इमरजेंसी का दौरान हो, उसके पहले हाँ, का हो, इमरजेंसी में उसके दिया था, उसके बिल्कुल बाद का बिल्कुल, हो, या हाँ। बाकी जैसे न्यूक्लियर उस पे भी बाकी चीजें वो था। बाकी आप जो भी इसका कह रहे सबसे अच्छा हैं, उदाहरण आप मैं आपको केवल दे देता एक हूँ। मेरा अब आपसे आइडियोलॉजिकल आखिरी उदाहरण, आप मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा 1989 के संक्षेप करें सर, चुनावी थोड़ा नतीजे लंबा हो आपको रहा याद हैं? कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 205 सीटें राजीव गांधी को मिली थी। राजीव गांधी विपक्ष में बैठने का फैसला हाँ, विपक्ष, अगर वो, हाँ, लेकिन लेफ्ट ने कभी प्रस्ताव नहीं दिया कि तुम सरकार बनाओ तो हम तुम्हारे साथ आएंगे। लेफ्ट ने किसको बाहर से सपोर्ट किया? वीपी सिंह को, जिनके साथ बीजेपी भी जुड़ी हुई थी। ऐसा हमेशा नहीं।
इमरजेंसी में सीपीआई ने सपोर्ट किया था जरूर लेफ्ट इसको, लेकिन पूरा का पूरा लेफ्ट तो आपस में ही तो उसके 1000 टुकड़े हो, कब किसको सपोर्ट करेगा, कब किसके साथ खड़ा होगा। एक बड़ी वैचारिकी के संदर्भ में आप देखें तो लेफ्ट के मुद्दे तो बचे रहेंगे, गरीब का मुद्दा तो उठाना ही होगा। एक उसके लिए अलग अलग चर्चा होगी। तो आपने चर्चा को देखा और देखा कि इतिहास को देखने का नजरिया क्या होगा, इस पे अलग अलग दृष्टिकोण आए और इतिहास को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना चाहिए या थोड़ा निरपेक्ष भाव से देखने की कोशिश करनी चाहिए, इस पे एक चर्चा हुई। और ये भी आपने देखा कि चर्चा जो है रड़ा सांगा से शुरू होकर के कहाँ कहाँ गई और ये रिचनेस है इलेक्शन इलेक्शन कैफे की। तो इसी तरह की अगर रिच चर्चा आपको देखनी है तो देखते रहिए इलेक्शन कैफे। आज के लिए बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।